पहले दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे फीवर की, क्योंकि जब कहीं पर कोई डिसीज का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो वहां पर इन्फेक्शन सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाता है। इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले जाना जाता है। ये जितना भी फीवर का मेरे को पता है दोस्तों, वो मैंने सब आपको यहाँ पर डाल दिया है। अब आप में से कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि हम फीवर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने फीवर के लेवल पर कमेंट्स किया था कि हम लोग फीवर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे भी डॉक्टरों को जानता हूँ केवल F1 के ग्लोबल्स देते हैं, D3 से D4 से फीवर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा गणित बताना चाहता हूँ, सीधा फिलॉसफी बताना चाहता हूँ कि जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के फीवर को कंट्रोल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, हमें केवल उसका कॉन्सेप्ट समझना है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड्स। आप कोई सा भी मेडिसिन मॉडर्न साइंस का उठाते हैं, आप देखते हैं उस पर लिखा रहता है एंटी पायरेक्सिक ड्रग। ठीक है, एंटी पायरेटिक ड्रग। दूसरा लिखा रहता है एंटी एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। समझ रहे हो आप, इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करने वाला, रोकने वाला। और फिर एंटीबायोटिक। आपके इलेक्ट्रोमेपैथ में क्या है जो आप यहाँ पर फीवर के रूप में एंटीबायोटिक के रूप में यूज करेंगे? और अगर यूज करेंगे तो आपको फिलॉसफी पता होना चाहिए वाई एंड यू। वाई आप यहाँ पर इन मेडिसिन को क्यों उपयोग कर रहे हो और इतना सारा कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हो, जबकि मेडिसिन जो फीवर के लिए बनी है तो एस्टेन F1Y है। ठीक है, एस्टेन F1Y किसी भी सिंपल फीवर के लेवल पर है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में पोल्यूशन के कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और इलेक्ट्रोमेपैथ में उन सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट को डायग्नोस करके आप प्रोटोकॉल तय करते हो। ऐसे ही नहीं कोई भी प्रोटोकॉल उठाया और दे दिया, बिल्कुल नहीं, उसका रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप जब यहाँ पर उसको पर्टिकुलरली समझेंगे कि भाई फिलॉसफी क्या है, इसको हम किस रूप में यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, दे सकते हैं ट्रीटमेंट को, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, जब तक काफी लोग अभी जुड़ना बाकी है। मैं आपको प्रोटोकॉल्स जो दिया हूं, ये 3 बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे, जो मैंने आपको दे दिए, और आप ही के सीनियरों के द्वारा प्रूवन काम किया गया। जो मैंने बताया, मैंने अपनी लाइफ में यूज किया, वही चीज मैंने बताया, और मेरे आज जितने लोग आए हैं वो लोगों ने इसको लाइव देखा है, लाइव प्रोटोकॉल्स बनाया है और देखा है और यूज किया है। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिंपल फीवर ड्रॉप, ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर ड्रॉप और हाई फीवर ड्रॉप, तीनों डिफरेंट है। हर डिसीज के लेवल पर पर्टिकुलर, जो मुझे पता है जितनी भी मेन डिसीजेज है जो फीवर से रिकॉल करती है, जैसे सिंपल फीवर, इन्फ्लुएंजा का फीवर, मलेरिया का फीवर, टाइफाइड का फीवर, फाइलेरियासिस का फीवर, डेंगू का फीवर, वेल्स डिसीज का फीवर, चिकनगुनिया का फीवर, या जॉइंट डिसीज का फीवर, ये सारे फीवर्स आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। और जब ये पता होगा तो आप लोगों का प्रोटोकॉल भी तय होना चाहिए। अगर आप लोगों का प्रोटोकॉल तय नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। आप लोगों का कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पर, ठीक है, तो आप जब यहाँ पर शुरू करेंगे फीवर को, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फीवर के शुरू करते हैं। फीवर को जब शुरू करते हो दोस्तों, याद रखना फीवर का दूसरा नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायरेक्सिया है, फेब्राइल रिस्पॉन्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना, नॉर्मल रेंज आपके बॉडी में कितनी है, उस नॉर्मल रेंज से ज्यादा यदि बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसे आप फीवर कहते हो। एक कॉमन मेडिकल साइंस है दोस्तों, जो किसी भी प्रकार की इलनेस पे, यदि आपकी बॉडी हेल्दी स्टेटस है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स इसी के आसपास वहां पर घूमता रहता है। यदि बॉडी टेम्परेचर में स्लाइटली या टेम्परेरी इंक्रीज होना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो फीवर कहलाता है। ठीक है, जो साइंस होते हैं बॉडी में कुछ ऑर्डिनरी हो रहा है, याद रखना, आपकी बॉडी दर्शाती है कि आपके बॉडी में कुछ ऑर्डिनरी हो रहा है। फीवर जनरली कुछ दिनों में ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, कुछ प्रकार के इन्फेक्शन से बचने में फीवर एक प्रकार से प्रोटेक्टिव रोल अदा करता है, इसलिए आप फीवर को नेगेटिव मत समझिए।
फीवर को आपके शरीर के लिए नुकसानदायक मत समझिए। फीवर एक इन्फ्लामेशन का साइन है। इन्फ्लामेशन में फीवर, हीट, एडिमा, पेन, रेडनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ये जो सिम्टम्स होते हैं वहां देखने को मिलते हैं। और ये सिम्टम आते हैं तो समझ लीजिए कुछ बॉडी में ऑर्डिनरी हो रहा है, यानी कोई फीवर डेवलप हो रहा है, यानी इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये एक प्रकार से दोस्तों प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो बॉडी में फाइट करने में, उस इन्फेक्शन से फाइट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जब फीवर के लेवल पर जाएंगे तो फीवर तब उत्पन्न होता है जब ब्रेन में एक एरिया जिसको आप कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को अपवर्ड करने की जो उसकी सेट पॉइंट करने की जो उसकी व्यवस्था है उसको शिफ्ट कर देता है। यानी हाइपोथैलेमस वहां पर प्रभावित होता है और प्रभावित होकर वो फीवर को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, कब ऐसा करेगा दोस्तों? जब ऐसा होगा तब जब उसे चिल्ड फील होता है, हल्का सा ठंड फील होता है। ठीक है, वो क्लॉथ को, मोटे मोटे कपड़ों को ओढ़े रखता है, वो स्पेशली ब्लैंकेट को अपने ऊपर वहां पर ढक के रखता है दोस्तों। इस कंडीशन में शिवरिंग के स्टेट में आकर बहुत ज्यादा बॉडी हीट को जनरेट करता है और प्राय इसी के कारण बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड हो जाता है। हालांकि फीवर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फीवर स्टेज, कोल्ड स्टेज, शिवरिंग स्टेज। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब इन स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा तो ये एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर का लेवल इन तीनों के दौरान वहां पर अल्टर करता है। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, फीवर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर कई कारणों से होता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आप धूप में गए, लू लग गई, आपको सनस्ट्रोक हो गया। याद रखिएगा, एक एक्सर्शन, आप बहुत ज्यादा दिन भर काम कर लिए, कल आपको फीवर आ गया। एक्सट्रीम सनबर्न अगर आपको हो गया हो, कुछ इंफ्लामेटरी कंडीशन आपके बॉडी में डेवलप हो रही हो, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर आपके शरीर में हो, ट्यूबरकुलोसिस आपके शरीर में हो, कुछ इम्यूनाइजेशन, आपकी इम्यूनाइजेशन की कोई प्रोसेस आपके बॉडी में चल रही हो, सनलाइट का स्किन पर ओवर आपने एक्सपोजर कर लिया हो, हीट स्ट्रोक हो, ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल, यदि आप अल्कोहल को छोड़ते हो तो कुछ दिनों तक लगातार फीवर बना रहता है। ठीक है, ये वो कॉमन कारण है जो आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो। इसमें सबसे बड़ा कॉमन कारण है दोस्तों इन्फेक्शन होना। ठीक है, पेशेंट को जब फीवर होगा तो सिम्टम क्या आएगा? टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है। ठीक है, और याद रखना नॉर्मल से भी लिटिल हायर वहां पर आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल, अब किसी भी व्यक्ति में अलग अलग बुक में अलग अलग कंसिडरेशन है दोस्तों। नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जब होता है वहां पर याद रखना 98.6, 94 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है फीवर का कारण क्या है। फीवर के कारण के ऊपर फीवर बहुत हाई या बहुत लो वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप याद रखिए, जब फीवर आएगा तो सबसे बड़ा कैरेक्टर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? स्वेटिंग, पसीना आना, शिवरिंग, हल्का हल्का ठंड लगना, हेडेक होना, मसल्स के लेवल में स्पाज्म होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, आप देखो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मुंह सूखेगा, आप पानी नहीं पियोगे, जनरल वीकनेस, पूरी बॉडी पे वीकनेस लगेगा, आप देखो हैलुसिनेशन लगता है, कंफ्यूजन माइंड रखता है, इरिटेबिलिटी रखती है, कन्वल्शंस लगते हैं, ये सारी के सारी स्टेट फीवर के लेवल पर होती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, फीवर के पर्टिकुलर फ़ारेनहाइट या फीवर के डिग्री को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है मॉडर्न साइंस के द्वारा। इसलिए याद रखना, एडल्ट्स में फीवर अननोन ओरिजिन का होता है, जिसमें टेम्परेचर 38.3 डिग्री सेल्सियस से 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट जो लगातार 3 वीक से ज्यादा बना रहता है दोस्तों, जिसमें कोई ऑब्वियस काज, कोई भी सोर्स नहीं दिखता है, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन से कोई भी सोर्स नहीं दिखता है, वो वहां पर हाई फीवर के लेवल पर देखा जाता है। ज्यादातर फेब्राइल कंडीशन प्रेजेंटिंग सिम्टम का जो बेसिस होता है दोस्तों, याद रखना, वो प्रॉब्लम फोकस फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर जरूरी होता है। आप फिजिकली उसको एग्जामिन कीजिए और उसके आधार पर देखिए कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ओकेजनली सिंपल टेस्टिंग, जैसे कि आप वहां पर सीबीसी करा लीजिए, यूरिन कल्चर करा लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर डेफिनेटली डायग्नोस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका थर्मामीटर, आप एक्सिलरी रीजन, रेक्टल रीजन या ओरल रीजन, आपको जहां भी उपयोग करना है थर्मामीटर का उपयोग कीजिए और आप फीवर को डायग्नोस कीजिए। इलेक्ट्रोमेग्नेटिक ट्रीटमेंट की जब बात आती है दोस्तों, तो कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट करता है, कारण क्या है, और कारण ये आपके सामने, कारण नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है फीवर ड्रॉप,
डायरेक्ट D3 लीजिए और D3 से इनको प्रिपेयर कीजिए। S10 6 ml, A3 5 ml, F1 4 ml, Ver1 5 ml, W 6 ml, Y 4 ml, टोटल आपका 30 ml। ये बैच बन गया। मैं आपको दावे से कहता हूं 2 साल नहीं खत्म होगा। करके बता देना, करके बता देना। और इनको 147 से 10th डाइल्यूशन तक तोड़ना है और 10th का प्रयोग करना है। जरूरी नहीं कि 10th का यूज करना है, बता रहा हूं। 38.6 डिग्री लेवल पर, या आप सीधे कहें 98.4 डिग्री लेवल से 99 हो गया। आप अगर फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे ना तो भी फीवर डाउन हो जाएगा, याद रख लेना। फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे तो भी फीवर डाउन हो जाएगा। जब 100 डिग्री के आसपास आता है सेकेंड डाइल्यूशन के लेवल पर आ जाता है। जब 100 से 101 और 2 के लेवल पर आ गया, आपका थर्ड डाइल्यूशन के लेवल पर आ गया। 100 से अगर मान लीजिए उसको 103 के अबोव चला गया, फिफ्थ डाइल्यूशन के लेवल पर आ गया, 10th डाइल्यूशन के लेवल पर आ गया। अर्थात 103 से अबोव चला गया, 10th डाइल्यूशन के बगैर कवर नहीं होगा, कई बार तो इससे भी कवर नहीं होता। देन वहां पर दोस्तों आपको हाई फीवर ड्रॉप का उपयोग करना है। देयर मे बी समथिंग डिफरेंसेस, ठीक है, आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, बताता हूं। यहां पर S10 6 ml, A3 5 ml, F1 4 ml, Ver1 5 ml, W 6 ml और Y 4 ml आप इक्वल बनाओ। रेशियो देखो कहां जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर मेडिसिन रेमेडीज ढंग से पढ़ी है ना, तब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपल फीवर ड्रॉप है, टेबल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा मेरे पास यही यूज होता है। दूसरा प्रोटोकॉल, ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर ड्रॉप, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी वायरल फीवर आपको नजर आता है 10th डाइल्यूशन बना के रखिए, कुछ नहीं करना। आप डायरेक्टली इसको D3 बनाइए, D3 से D4 बना लीजिए, D3 में बेस बना लीजिए, इसको D4 बनाइए। S10 4 ml, F2 4 ml, Ver2 4 ml, A2 2 ml, P2 2 ml, C5 4 ml, WE 6 ml, Y 4 ml। यदि आप 147 से 10th डाइल्यूशन बनाएंगे ना, 2 साल तक खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन ज्यादा लगेगी, अभी से बता रहा हूँ। D3 में बैच बनाओ, उसको D4 बना लो, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप डायरेक्ट अगर बनाना है। D3 से बैच बनाओ, D4 बनाओ और 30 ml में 9 ड्रॉप डाल दो, 105 स्ट्रोक उठाओ, ये तैयार हो गया आपका फीवर ड्रॉप 10th डाइल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट बनाना 50 ड्रॉप, सेकंड बनाना 40 ड्रॉप, थर्ड बनाना 30 ड्रॉप, फिफ्थ बनाना 15 ड्रॉप, 10th बनाना 9 ड्रॉप। आप डायरेक्टली बना लो, 105 स्ट्रोक मारो। लेकिन फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट के वो रिजल्ट ना मिलेंगे जो आप इनडायरेक्टली 147 से बना के रखे हो। उसका रिजल्ट मेडिकल स्टोर में बनवा, कुछ लोग कहते हैं कि आप मेडिकल स्टोर बनाते हो, लेकिन दोस्तों दिल से कह रहा हूं 28 साल में इसी मेडिकल स्टोर के बदौलत इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, ठीक है। आज मेरे पास 103 डिग्री फीवर का बच्चा आया था, तब रहा था, इंदौर ले जाने की तैयारी थी, फीवर डाउन नहीं हो रहा था, डेंगू फीवर पॉजिटिव था उसको। मैंने केवल F2W का कोल्ड कंप्रेस किया है, फोरहेड के लेवल पर, हथेलियों में, पंजों में, पेट में, ठीक है, गले के लेवल पर 15 मिनट लगे मुझे, 15 मिनट। और साथ में मैंने स्पेशली डिंगो का ये फार्मूला P1 C13 F1 L1 B30 डाइल्यूशन में, D6 नहीं दिया क्योंकि हाई फीवर था, सीधा 30 पे ग्लोबल्स में दिया उसको। दो ग्लोबल्स 2 बार दिए मैंने। 1 घंटे बाद फोन आया, सर इंदौर कैंसल, फीवर उतर गया। ये EH की देन है दोस्तों। आज हमें यही दुआएं काम करेगी, यही दुआएं आप लोगों को आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर डाल में S10 4 ml, F2 4 ml, Ver2 4 ml, A2 2 ml, P2 2 ml, C5 4 ml, W 6 ml और Y 4 ml। ये मेडिसिन जब आप देखोगे कहां जा रही है तो आपको समझ में आएगा, कोई मेडिसिन पॉजिटिव है, न्यूट्रिशन दे रही है, कुछ मेडिसिन मिडिल मैन के रूप में काम कर रही है और कुछ मेडिसिन देखो नेगेटिव जा रही है। जो नेगेटिव जा रही है नर्वाइन काम करेगी। आप देख लो कौन मेडिसिन को हम नर्वाइन भेज रहे हैं, जरूरत क्या है उनकी नर्वाइन भेजने की, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हर प्रकार के वायरल फीवर में 10th डाइल्यूशन मिरेकल है। हमारे जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, हेड्स अप इनकी मेहनतों को आप पूछ लीजिएगा। ऑल वायरल फीवर ड्रॉप कितना जबरदस्त इंपैक्ट रखता है, ये फीवर ड्रॉप कितना जबरदस्त इंपैक्ट रखता है। चलिए आगे बात करते हैं। हाई फीवर ड्रॉप, देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया हमने, यहां पर हमने लीवर को भी इन्वॉल्व कर लिया, C10, ठीक है। S10 C10 A1 F1 Ver1 Vein1 P2 W और Y। अब आप यहां पर देखो S10 का 4 ml,
C10 का 3 ml, A1 का 3 ml, F1 का 4 ml, वर्वन का 3 ml, वेन1 का 3 ml, P2 का 3 ml, W का 5 ml और Y का 2 ml लिया है। आप कैलकुलेट कर लो 30 ml। इसको भी आप 30 डाइल्यूशन में या 200 डाइल्यूशन में ही लीजिएगा और डायरेक्ट बनाइएगा MMP ग्लोबल्स। एक साल तक वो MMP ग्लोबल्स का एक जैसा असर आएगा, एक साल बाद डाउन। आप 300 ग्राम बनाओ, ये 30 ml का रेशियो आपको 300 ग्राम ग्लोबल्स लेना है, ठीक है, और ग्लोबल्स होना 10 या 20 नंबर, 10 या 20 नंबर, बहुत बारीक ग्लोबल्स होती है, ठीक है। उसमें इसको आप डाल दीजिए, पहले दिन 10 ml, 3 दिन बाद फिर 10 ml और फिर आप 10 ml। याद रखिएगा दोस्तों, 10,000 रुपीज का है वो 300 ग्राम। मेरी बात को नोट कीजिएगा, केवल हाफ ड्राम ग्लोबल्स देना है पेशेंट को। कितना? हाफ ड्राम। उसको कहना जब भी आप फीवर आ रहा है, केवल उस पपी साइज 2 ग्लोबल्स को आप पानी में, गुनगुने पानी में एक गिलास में डाल दीजिए, स्टार कीजिए, एक एक चम्मच हर 5 सेकंड में उसको पिलाते रहिए। हर 5 सेकंड में पिलाना है। 10 मिनट्स में वो ग्लास खाली करना है। याद रखिएगा, 10 मिनट्स में वो ग्लास खाली करना है। और जैसे ही आप एक ग्लास खाली करेंगे, देयर में बी सबसाइडेशन ऑफ फीवर। आप देख लीजिएगा उस हाई फीवर ड्रॉप के लेवल का MMP ग्लोबल्स का रिजल्ट, ठीक है। 100% रिजल्ट। हमारे देवांगन सर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने तो इनका डिस्कैच बना रखा है और डिस्कैच में शानदार रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते नहीं, हमारे ग्रुप के सारे मेंबर करने वाले होते हैं, ठीक है। बगैर करे हम किसी को भी कुछ नहीं बोलते दोस्तों, ठीक है। हम कमेंट्स नहीं करते, जो बहुत सारे डॉक्टरों के हमारे ग्रुप में आदत पड़ी हुई है, जो कमेंट्स पास करते हैं एक दूसरे पे। मेरा कहना है पहले मिरर लगा लेना अपने चेहरे की तरफ, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने चेहरे की तरफ मिरर लगा के चलता हूँ, आप भी लगाइए। ईगो नहीं आएगा आपको कभी, आप हमेशा ऊपर देखोगे, आगे बढ़ के देखोगे, सामने देखोगे दोस्तों, याद रखना। चलिए फीवर की बात करते हैं। फीवर कई प्रकार के होता है। आप जनरली देखेंगे तो सिंपल फीवर है, कहीं भी किसी भी कारण से आ रहा है, नेवर माइंड, S10 F1Y D6 में दे दो, S10 F1Y D6 में दे दो। आप बिलीव नहीं करेंगे, S10 F1RE को अल्टरनेट A1 वर्बन Y को 10th डाइल्यूशन में दे दो, फीवर उतर जाएगा। कोई कहता है ना कि RE फीवर में, RE को फीवर में, पागल हो गया क्या? मैं कहता हूं आप RE को पढ़ लेना, एकोनेट नेपेलस मिला हुआ है उसमें, और वो यहाँ पर 10th डाइल्यूशन में 100% फीवर डाउन करता है। इसलिए S10 F1RE को अल्टरनेट A1 वर्बन Y को 10th डाइल्यूशन में देने पर हमने फीवर डाउन करके बता दिया है दोस्तों। आप प्रैक्टिकल कीजिएगा और बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, माइंड कीजिएगा इस बात को। चलिए दूसरी बात करते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है ना। कभी भी फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता है, F1 का 200 तुरंत पूरे एरिया में फैला दीजिए। F1 का 200 MMP ग्लोबल्स बनाकर आप हर रोज 5 ग्लोबल्स 10 दिन 15 दिन पिला दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, दोबारा वहां पर कभी भी फ्लो आएगा ना, तो महीने से 3 महीने की आपने उसको सिक्योर कर दिया, महीने भर से 3 महीने तक सिक्योर हो गया हो, ठीक है। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा में P3 F1 L1B, ठीक है। आपने लंग्स के लेवल को न्यूट्रिशन दे दिया, इतनी ताकत डाल दी कि वायरल इन्फेक्शन हो, कि कोई भी इन्फेक्शन हो, वो क्योर नहीं कर, मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा। P3 F1 L1B D6 या 5th डाइल्यूशन। मेरा मानना है D6 से ज्यादा स्ट्रांग काम करेगा 5th डाइल्यूशन, करके देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसको, आपको लग रहा है बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है, कफ पे बहुत ज्यादा, ठीक है, S1 या S10 F1 वर्वन A3WB को D6 या 5th डाइल्यूशन दे दीजिएगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि साहब इसको तो बार बार फ्लू होता है, हमेशा बना रहता है, तो कभी कभी L2, P8, P9, C14 ये बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके L2, P8, P9 या C14 आप वहां पर यूज कर लो। C14 तब जब कफ बहुत कम निकल रहा हो, ड्राई कफ हो, आप C14 दे दो, ड्राई कफ ठीक हो जाएगा। P8, P9 बहुत इफेक्टिव होता है किसी भी प्रकार का, अगर कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डीप सबसाइड हो जाता है, बहुत तेजी से लंग्स को क्लियर करने का काम करता है दोस्तों। मलेरिया की बात कर ले हम, लीवर ड्रॉप और लीवर लोशन, वो ऐसा है कि जब कभी भी लीवर में पेरेन्काइमेटस सेल्स में मीरोजाइट्स का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, हम पढ़ेंगे जब मलेरिया बताऊंगा, वो मीरोजाइट सबसे ज्यादा जो चाहत होता है
खाते हैं पेरेन्काइमेटा सेल्स में, और पेरेन्काइमेटा सेल्स में स्पेशली आरबीसी के अंदर ग्रो करते हैं। दोस्तों याद रख लेना, जब ये ग्रो करते हैं, पेरेन्काइमेटा सेल्स को खाते हैं और ग्रो करते हैं, तो लीवर ड्रॉप देने से बहुत तेजी से रिकवर होता है। लेकिन जब F1, S10, L1, Y और B को D6 में दिया जाता है, या P4, F1, L1, WB को D6 में इसके साथ दिया जाता है, ये बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल है जो किसी भी प्रकार के मलेरिया फीवर को सबसाइड कर देता है, तोड़ ताड़ के साफ कर देता है। पूरी पेरेन्काइमेटा सेल्स में जितने भी पैरासाइट्स हैं उनका ग्रो करने के जो पावर है खत्म कर देता है। और इसीलिए ये 4 प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मलेरिया के लेवल पर। टाइफाइड फीवर, केवल मैं फीवर की बात कर रहा हूं, बाकी का प्रोटोकॉल आपको जब डिसीज पढ़ाऊंगा तब आपको बारीकी से बताऊंगा क्यों और कैसे। टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइन का F1, वर्वन, Y, D6 या फिफ्थ डाइल्यूशन, मेरा मानना है फिफ्थ डाइल्यूशन बहुत ज्यादा काम करता है। हमने जितनी पुस्तकों में सीखा है वो D6 का लेवल सीखा है, लेकिन मेरा मानना है फिफ्थ डाइल्यूशन बहुत अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि फीवर के लेवल पर आप जितना डीप में जाएंगे उतना पावरफुल इंपैक्ट नजर आएगा। तो S10, F1, वर्वन, Y, D6 में या फिफ्थ डाइल्यूशन में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों फाइलेरिसिस, अब आप जानते हो दोस्तों फाइलेरिया कितना खतरनाक होता है ना। याद रखना C5, F1, L1, वर्वन, G, D5 में या 30 डाइल्यूशन, जितना पुराना उतना डाइल्यूशन ज्यादा, 30 डाइल्यूशन काम करेगा। आप S1, L1, WY दे दो D5 या 30 में, या एक्सटर्नली F2, L2, RE को लगा दो D4 में, बहुत अच्छा काम करता है। फाइलेरिया का फीवर सबसाइड हो जाता है। इवन फाइलेरिया में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है उसके लिए तो अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन पायरेक्सिया फीवर के लेवल पर ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। डेंगू फीवर अभी बोलने की जरूरत नहीं आपको, फीवर C13, F1, L1, B, D6 या 30, ये केवल फीवर की बात कर रहा हूँ, प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। ये केवल फीवर C13, F1, L1, B, D6, 30 डाइल्यूशन में डेंगू फीवर जो आ रहा है डेंगू के कारण उसको सबसाइड करता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है उसका प्रोटोकॉल आपको अलग से, L2, S10, C4 लीवर ड्रॉप के साथ आप चला दो, देखो कितनी जल्दी बढ़ता है। ठीक है, विल्स डिसीज, S1, F1, L1, वर्वन, WE, B, D5 या 30 डाइल्यूशन। एक प्रकार से दोस्तों ये भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो बॉडी में डेवलप होता है और उसके कारण बहुत सीवियर फीवर आता है, और इसीलिए S1, F1, L1, वर्वन ये लिम्फेटिक चैनल को प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है वहां पर, इसीलिए इसका D5 या 30 डाइल्यूशन दिया जाता है। अगर नॉर्मल फीवर है तो D5 में कवर हो रहा है क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, लेकिन अगर क्रॉनिक है, काफी लंबा समय गुजर चुका है, आपको 30 डाइल्यूशन देना ही पड़ेगा। जैसे 30 डाइल्यूशन देंगे आपकी रिकवरी की स्टेज आ जाएगी। दोस्तों अगली बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आपको याद हो, फीवर के लेवल पर मैं भी बहुत कंजूसी करता था, अरे यार तू मॉडर्न साइंस को दिखा ले यार, मेरे से कवर नहीं होगा। ये स्टार्टिंग के दिनों में जब 94, 96, 97 की बात आई तब तक मुझे चिकनगुनिया फीवर ही कंट्रोल करते नहीं आता था। ठीक है, जैसे 98 आया हमारे इधर चिकनगुनिया का दौर शुरू हुआ, मैं जगह जगह कानपुर गया, आपका पर्टिकुलर बॉम्बे गया, फिर उसके बाद में जबलपुर गया, मैं 3 बड़ी बड़ी कंपनियों में गया और वहां पर खाक छान के आया, CME अटेंड करके आया, लेकिन फिर भी फीवर का नहीं आया। फिर NL सिन्हा जी की पूरी बुक्स पढ़ी और फिर वहां पर समझा कि भाई यहाँ पर तो फिजियोलॉजिकल लेवल है, आप फिजियोलॉजी को समझ जाओ, फीवर कंट्रोल। मैंने पूरी फीवर की फिजियोलॉजी पढ़ी और जो प्रोटोकॉल तय किया तब इतना अच्छा प्रोटोकॉल मेरे को निकल के आया। चिकनगुनिया में हर बुक में लिखा हुआ है S5, F1, Y, D6 या 30, C11, Y, B, D6 या 30, इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल। आप किसी भी प्रोटोकॉल को यहाँ पर ले लो, ठीक है, वाई का इस्तेमाल आपको जरूर करना पड़ेगा चिकनगुनिया में, याद रख लेना, क्योंकि चिकनगुनिया बहुत ही डेंजरस वायरल फीवर होता है जो पर्टिकुलर जॉइंट्स के लेवल को अफेक्ट करता है, और जब जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा ना दोस्तों, इट्स अ डेंजरस वे, स्टीफनेस ला देता खतरनाक। जब मैं पढ़ाऊंगा वायरल फीवर तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर S5, F1, Y या सीधा C11, Y, B, इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल। D6 या 30 में बहुत ब्रिलियंट। लेकिन क्या हुआ, चलो चिकनगुनिया फीवर तो ठीक हो जाता है, अभी आपके पास क्या आएगा, अभी चिकनगुनिया कहीं नहीं है, बहुत कम है, न के बराबर। लेकिन अभी जिन लोगों को चिकनगुनिया हुआ था वो जिन्होंने होम्योपैथ, आयुर्वेद और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिन लोगों ने बाटले, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन थेरेपी कराई, आज की कंडीशन ये है दोस्तों कि उनको चिकनगुनिया के बाद अभी जॉइंट पेन हो रहा है ना। चिकनगुनिया गए सालों हो गए, आज भी जॉइंट पेन होता है। और मेरे पास
महीने में 2-4 पेशेंट ऐसे आते हैं, साहब चिकनगुनिया के बाद से मेरा स्टीफनेस हो गया, 2 या 3 महीने बाद आकर बोलते अरे यार तुमने कहा था मेडिसिन दे दिया है, कौन सा इलेक्ट्रोमेपैथ है जिससे ये मेरा पेन ही बंद हो गया। बोले मैंने इतना पैसा खर्च किया। याद रखिएगा केवल S9, C4 या C5 याद रखना, प्रोटोकॉल पे जाइए, S9 S5F1, ठीक है, C4 या C5 और YB। यहां पर हमने YB ऑलरेडी है, S5 C11 में ऑलरेडी मौजूद है, केवल हमने दोस्तों आपको यहाँ पर C4 और F1 ऐड कर दिया। यहाँ पर C11 में याद रखिएगा, C11 में A2L1 S5 C5 है, ठीक है, यहाँ हमने S5F1 यानी S9 C4 या C5 YB D6 या थर्ड डायल्यूशन कर दिया। इट्स अ मिरेकल। पहले बार में थर्ड दो, दूसरे पहले बार में D6 दो, दूसरे बार में थर्ड दे दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को न्यूट्रिशन भी होता है और स्पेशल इफेक्ट होता है कि पेन का जो उसको डेवलपमेंट होता है बहुत सीवियर होता है, बहुत अकड़ान होती है। आप 15 दिन के बाद पेशेंट फोन लगा के बोलता है सर फायदा हो गया, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने के बाद बोलता है अब तो जरूरत ही नहीं है मेडिकेशन की, क्योंकि ये बेटर इंपैक्ट होता है आपका फीवर का लेवल का, ठीक है। तो जितने फीवर होते हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिए दोस्तों, जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में 4 गुना चांद लगाने वाले हैं। जो लोग रियल में इलेक्ट्रोमेपैथ फिजिशियन है उनको रिजल्ट लेने में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जैसा हमें मिलता है। हमारे सीनियर जितने डॉक्टर हैं सारे लोगों से मैं रिस्पेक्ट करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप एक बार जरूर बताइएगा इन फीवर के लेवल पर आप लोगों ने क्या डिमांड लिया है, क्या रिजल्ट लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक था जो आज हमने लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सील के लेवल पर। हम बात करते हैं डीजनरेशन और रिपेयर के बारे में। मैं आपको बार बार कहता हूं ये फलाना ये बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। जानते हो मैं क्यों इतने मतलब जिम्मेदारी से बोलता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, है ना। हमारे जितने सीनियर गुरु लोग हैं हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे। हम ये कहते हैं कि रिपेयर है तो रिपेयर क्यों होगा, रीजनरेशन हो तो रीजनरेशन क्यों होगा। तो आज आपको मैं बता रहा हूं सेल का डीजनरेशन क्या होता है। सेल का डीजनरेशन एक प्रोसेस होती है। आप कहते हो ना यार देखो उसके बोन में डीजनरेटिव चेंजेस आ गए, बोलते हो आप पर्टिकुलर किसी भी सेल या टिश्यू के लेवल पर ऑर्गन के लेवल पर जाओगे, बोलते हो यार डीजनरेटिव चेंजेस हो गए, बोलते हो ना। क्यों होता है? सेल डीजनरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल के साइटोप्लाज्मिक लेवल का डैमेज होता है। याद रख लेना, सेल के साइटोप्लाज्मिक लेवल का डैमेज होता है बिना न्यूक्लियस को अफेक्ट किए। माइंड कीजिएगा इस बात को, यही चीज बहुत कम लोग जानते हैं। आज हमारी फैमिली का हर मेंबर इस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाए कि सेल डीजनरेशन जब होता है, सेल बिल्कुल बढ़िया है, न्यूक्लियस बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है ना, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म का डैमेज होना होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियस बिना अफेक्ट हुए डैमेज होती है, ठीक है। किसी एक ऑर्गन या एक टिश्यू में डिटेरियोरेशन यानी वहां उसका टूट फूट हो जाना या फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाना, उसके परिणाम स्वरूप डीजनरेशन होता है। किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन के टिश्यू में किसी भी प्रकार से डिटेरियोरेशन होना, उसके कार्य का डिस्टर्ब हो जाना या फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाना, उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर डिजनरेशन होता है। अब मुझे बताइए, जब फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रहा है तो आप क्या करोगे? डीजनरेशन हो रहा तो आपको समझ में आ रहा भाई सेलुलर स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर डैमेज है, उसको रोकना, उसको ठीक करना, आपको समझ में आ गया। मुझे इस जगह की इम्यूनिटी, इस ऑर्गन की इम्यूनिटी को बनाना है, आपने ऑर्गेनो बूस्टर वहां पर यूज करना है। आपके पास बना बनाया फार्मूला है, कोई भी चेंजेस, कोई भी अदर मेडिसिन उसके अंदर नहीं डालना। अगर डालोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी, जो बिगाड़ेगा आपको बिगाड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस कंडीशन में डिजनरेशन देख रहे हो वो प्रोटोकॉल, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये फंक्शनल इंपेयरमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रहा है तो आप जब फंक्शन ठीक ही नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रक्चर पे दिए जा रहे हो, स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन को दोनों दिए जा रहे हो, आप कैसे ठीक करोगे? याद रखो, हमारे जितने भी बुक्स है आप वहां पर प्रोटोकॉल देखोगे तो क्या लिखा रहता है? S2L1B C2N1G। जानते हो उन्होंने ये फंडा पकड़ रखा है, ठीक है। वो फंडा आपको दे रखा है उन्होंने कि ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना, H2L1B ऐड कर दिया, यानी कोई भी ऑर्गन में न्यूट्रिशन देना, L1B जोड़ दिया,
उस ऑर्गन की इम्यूनिटी को ठीक करके उस ऑर्गन को ठीक करना है, Ven1G जोड़ दिया। ठीक है, कोई भी ऑर्गन आप अगर यहाँ पर लीवर की तरफ जाना चाहते हो S5 जोड़ दो, C5 जोड़ दो, ये लीवर को आप जा रहे हो। आप यहाँ पर ब्रेन की तरफ जा रहे हो या कहीं पर ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ आपने S1L1B जोड़ दिया, यहाँ C1 Ven1G जोड़ दिया। बात तो वही है, लेकिन क्या आपने वास्तविकता समझी? आज की कंडीशन में यदि कोई सेल और टिश्यू ऑर्गन का डैमेज हो रहा है तो याद रखना एक पर्टिकुलर ऑर्गन का लिंक देखिए आप। मेरा मानना है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल ट्रायंगल के बिहाफ पर कि कोई भी अगर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है तो उसके कई लिंक है। अब अगर सीधा सा उदाहरण बताता हूं, आप बहुत चाय पीते हो, बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट फूकते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बाजार का मटेरियल खाते हो, आप मुझे बताओ स्टमक अफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। स्टमक अफेक्ट हो रहा है तो फिर आपको एसिड क्यों बन रहा है? स्टमक के वजह से बन रहा है। लेकिन आप जानते हो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी तो आपके इंटेस्टाइन की है ना। आप कितना ही प्रोटोकॉल देते हो S1C15B का, उस समय रिलीफ होता है, फिर तकलीफ हो जाती है, लेकिन जैसे S10W को नेगेटिव देते हो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एसिडिटी। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से अल्कलाइन मोशंस को बढ़ा दिया और ये अल्कलाइन मोशन ही तुरंत वहां पर जाकर उस एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यानी गलती आपके स्टमक पे आपके द्वारा ढोई गई और आपके लीवर, पैंक्रियास और आपके पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के लेवल को मेंटेन करके यहां पर इंटेस्टाइन के एल्कोलोसिस की प्रोसेस को बढ़ा दिया गया और डिजनरेशन को प्रोसेस को रोक दिया गया, फंक्शनल इंपेयरमेंट को रोक दिया गया। इसलिए आपको बेनिफिट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं जनरल टॉनिक बिफोर मील, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मील D5। इट्स अ बेसिक प्रोटोकॉल। यदि सेकंड में चलाएंगे तो और जबरदस्त, आप ऊपर की जो भी मेडिसिन है डाल दो और चला दो, आप देखो कितना बेटर आप रिजल्ट मिलता है। आज मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा, मैंने पावर बूस्टर को कितने कितने रोगों में प्रूफ किया। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप उसको रखिएगा संभाल के और उस तरीके से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये मेरा पर्सनल नोट्स है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब कभी भी आप इन चीजों को समझोगे कि देखो यहाँ इसका रिलेशन है। अब मान लो आपको पल्मोनरी लेवल पर प्रॉब्लम आ रही, एल्वियोलाई के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, लेकिन आप क्या जानते हो रेस्पिरेशन का लिंक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। अगर अस्थमा है, आपको लंग्स के कारण अस्थमा है या कार्डियक अस्थमा है? एलर्जी का अस्थमा, ब्रोंको अस्थमा है या फिर आपको कार्डियक अस्थमा है? किस कारण से भाई, है ना। ये लिंक ढूंढने की जरूरत है। अगर आप लिंक को ढूंढना सीख गए, यू आर द बेस्ट। और यही कारण है हमारे जितने साथी लोग हैं, सारे लोग जितने सीनियर है, लिंक को ढूंढने लग गए। कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को समझ में आती है, आज अपने एरिया में बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिल चुका है हमको। हम और किसी के द्वारा दिया नहीं, पब्लिक ने दिया है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये काम आपको सीखना है। याद रखना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स, आपको याद हो मैंने सेल में बताया था, सेल के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। याद रखना, वही प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। जब सेल में होगी तो टिश्यू में होगी, टिश्यू में होगी तो ऑर्गन में होगी, ऑर्गन में तो सिस्टम में होगी, सिस्टम में तो पूरी बॉडी में होगी ना। अगर है तो देखो आप, लीवर, हार्ट, किडनी, ये 3 मेजर ऑर्गन है, इनमें सबसे कॉमन होता है। आप देखो अगर आपका लीवर अफेक्टेड हुआ, हार्ट अफेक्टेड साइमल्टेनियसली हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिफ्ट में देगा। अगर हार्ट अफेक्टेड हो गया, आपकी ब्लड की जो ऑस्मोलिटी होती है प्रभावित होगी, बहने की क्षमता इसलिए प्रभावित होगी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ब्लड गाढ़ा हो गया, किडनी फेलियर के लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अर्थात लीवर, हार्ट और किडनी, इनमें कॉमन रूप से दोस्तों आपको ये पूरी प्रोसेस सेल डिजनरेशन की देखने को मिलेगी। और इसीलिए ज्यादातर सेल्स में डिजनरेटिव चेंजेस रिवर्सिबल होता है। ये मॉडर्न साइंस का मानना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मानना है, आपका और मेरा मानना है। मैं तो मानता हूं, आप में से कई सीनियर मानते हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आप समझ में आया? मैं कहीं पर भी आपको कहता हूं कि यहाँ पर डिजनरेशन के जितने भी चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होता है, इसलिए मैं कहता हूं रीजनरेट करा सकते हैं। याद रख लेना इस बात को। जहां पर भी आपका दिल कहता है कि यार यहाँ पर जो डिजनरेशन हो रहा है मैं इसको रीजनरेट करा सकता हूं, तो क्यों करा सकते हो, आपको ये बारीकी समझना पड़ेगी कि हाँ साहब, डिजनरेशन इस कारण से हो रहा है और मैं इसको यहाँ बहुत आसानी के साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूं और सेल्युलर स्ट्रक्चर का सपोर्ट प्रदान करूं, मैं तुरंत वहां पर रिजनरेशन के प्रोसेस लागू कर देता हूं। और इसीलिए आप भी कहते हो कि भाई ये रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। किसी को
प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलना है, वो प्रोटोकॉल खेलता रहे, वो पीछे रहेगा। लेकिन जो आदमी इन बारीकी को सीख गया वो परफेक्टली अपने लेवल पर मास्टर बन जाएगा। और इसीलिए याद रखना, जब आप किसी भी सेल डिजनरेशन के कॉमन कॉज पे जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें पकड़ में आएगी डेली प्रैक्टिस में। क्यों प्रैक्टिस में पकड़ में आएगी भाई? इसलिए आएगी कि आप वो चीजें बहुत पहले देख चुके हो, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि ये सेल डिजनरेशन है। आज मैं बताता हूं। और जब आप पकड़ना सीख गए, आपकी मेडिसिन, आपका हाथ ऐसा चलेगा, ये डाल, चलिए डाल, हाँ चलिए ले, 10-10 बूंद 3 टाइम, फटाफट 10 मिनट के अंदर। और मेरे यहाँ जितने दोस्त आए, राकेश सर मेरे साथ 2 दिन गुजारे, राकेश संतनानी सर, उन्होंने देखा है मैंने पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं केवल उनके सिम्टम, फेस रीडिंग, टेम्परामेंट डायग्नोसिस और अपना हाथ जगन्नाथ, इधर उसने बोला, इधर मेडिसिन आपका शुरू हो जाना चाहिए। और डायग्नोसिस बदलता नहीं हूं मैं, है ना। कई बार उनके सामने कैंसर के पेशेंट को इतना बड़ा ट्यूमर लेकर आया था, फूट गया, और फूट के इतना बड़ा हो गया, 8 दिन बाद भग के आ गया। उनके सामने डांट के मैंने उनको भगाया कैंसर के पेशेंट को, और उनको कहा कि ये आपका रीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपको वेट करना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट दिया है ना, घबरा क्यों रहे हो? 1400 किलोमीटर से आप इतनी दूर से आ गए, आपको मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतना पैसा आप लगा के आए थे, इसलिए मैंने डांट लगाई उनको। ठीक है, राकेश सर गवाह है इस बात के। ठीक है, और उस पेशेंट को कॉन्फिडेंट था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो जाए, कुछ छेद नहीं हो जाए, इसलिए घबरा के आया दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि हम वहां पर क्या समझ रहे हैं। जब कोई एट्रोफी होती है, कोई हाइपरट्रोफी होती है, कोई हाइपरप्लेशिया होता है, या डिस्प्लेसिया ऑफ सेल होता है, ठीक है, ये कॉमन कॉज है सेल डिजनरेशन के। ठीक है, सेल में यदि कहीं पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, अगर ओडीमा हो गया तो क्या करोगे आप, है ना, ओडीमा हो गया, आपके बॉडी में फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये सब आप अपने डेली प्रैक्टिस में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो मुझे बता देना। एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाइपरप्लेशिया, साइज बढ़ जाना, डिस्प्लेसिया ऑफ सेल, ठीक है, आप सेल के अंदर देखो फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये तमाम प्रक्रियाएं आप वहां पर देख रहे हो। आज आप देख रहे हो कि लोग तेल घी सब मिलावटी खा रहे हैं, नकली खा रहे हैं। सेल में फैट का इन्फिल्ट्रेशन होना बहुत कॉमन हो गया है, सेल में स्वेलिंग आ रही है। आप देखो, हर किसी को, मुझे भी फैटी लिवर निकल के आया, जबकि मैं इतना मतलब शालीन हूं खाने पीने में, लेकिन फिर भी फैटी लिवर निकल के आया। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों? इसका मतलब कोई चीज मैं ऐसी खा रहा हूं जिसमें मिलावट है। अभी तेल तो बाजार से ही लाओगे ना, कैसे करोगे उसको? ठीक है, तो सेल में फैट इन्फिल्ट्रेशन होना, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स में कैल्सिफिकेशन हो जाना। आप कोई से भी सेल के अंदर ऑर्गन्स को देख रहे हो, उसमें कैल्शियम डिप, आपके पास कई केसेस आते होंगे दोस्तों, आप देखते हो कि रिपोर्ट में सोनोग्राफी में लिखा रहा है देर में भी कैल्सिफिकेशन, या जो बायोप्सी कराई हुई है उस बायोप्सी में भी लिखा हुआ रहा देर में भी फलाना फलाना कैंसर या फलाना फलाना पर्टिकुलर पार्ट का एनलार्जमेंट हुआ, और देर में भी कैल्सिफिकेशन। यहाँ पर कैल्सिफिकेशन, आप जान रहे हो कैल्सिफिकेशन क्यों हो रहा है? ठीक है, आपको जानना है, जब कोई सेल का लेवल है यहां पर, और जब वो सेल के लेवल पर हीलिंग स्टेज में आप आते हो दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें आपको समझने की होती है। ये सेल है, और यहां पर अगर मान लो किसी प्रकार का इंजुरीज मटेरियल होता है, यहां पर इंजुरीज होती है, ठीक है, तो अब यहाँ की जो पास की जो सेल्स होती है, ये इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों एक कोटिंग बनाती है। ठीक है, अब कोटिंग बनाती है तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होता है, ये मैं आपको बताऊंगा रीजनरेशन के दौरान, इन्फ्लामेशन के दौरान। जब ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होता है दोस्तों, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू के लेवल पर यहाँ पर एफिनिटी होती है कि यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है। कोई भी ट्यूमर हार्ड एकाएक नहीं होता, सबसे पहले सेल, फ्लूइड, गाढ़ापन फ्लूइड का, देन ग्रेन्युलेशन टिश्यू, देन वहां पर दोस्तों कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। याद रखना ये प्रोसेस, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसीलिए यहां पर हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है सेल डिजनरेशन के लेवल पर। दूसरी बात, आपको ये भी देखना है सेल एजिंग क्या होती है, यानी कोई सेल का डिजनरेशन हो रहा है, आपको याद रखना है गॉड ने आपके प्रत्येक सेल को, प्रत्येक टिश्यू को, प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक सिस्टम को और आपकी बॉडी को एक निश्चित समय दिया है
कि आपकी बॉडी इतने साल तक काम करेगी। अब आप उसको इस रेट से, इतने काम से, इतने रेट से, मतलब एक निश्चित अवधि से इतनी मात्रा में अगर काम कराओगे तो इतने दिन, उतने ज्यादा तेज काम कराओगे तो इतने दिन, और ज्यादा काम कराओगे तो इतने दिन। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर जैसे आप उनकी राय, क्या नाम है आपका, विश्व राय रूप चौधरी जी के सुनते हो ना वीडियोस यूट्यूब पे, वो क्यों कहते हैं कि गाय जैसा बन जाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, तला गुला नहीं खाओ, ये सब आप समझदार हो, है ना। वो इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो परफेक्टली ऑल राइट रहे, बॉडी में एनर्जी का लेवल परफेक्टली ऑल राइट रहे। आप जो चीजें खा रहे हो वो आपकी बॉडी में एक प्रकार से एहसान फरामोश ना हो कि खूब मीठा खा लिया, एसिड और ज्यादा बन गया, गला खराब होने लग गया। ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस है ये आपकी पैदा की हुई है, इसलिए आपको वो बार बार बोलता है। इसीलिए आपकी बॉडी में हर सेल को एक एजिंग दिया गया है, यानी सेल एजिंग समय गुजरने के बाद सेल में होने वाला ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होता है। माइंड कीजिएगा इस बात को कि जो ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होता है वही आपके बॉडी में डिजनरेशन क्रिएट करता है। आपने अगर अच्छा खाना नहीं खाया, आपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन नहीं किया, आपने बॉडी के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं किया, आपने बॉडी की जो जैसे ब्लड वेसल्स है उसके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन नहीं करा, आप मान के चलिएगा दोस्तों ये तब सजेस्ट होता है कि सेल एजिंग वहां पर आपने गड़बड़ करी। यानी सेल्यूलर सब्सटेंसेस जैसे कि डीएनए, जैसे कि आरएनए, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड्स, इनके डैमेज के दौरान होता है। यानी आपने इसको अर्ली स्टेज में डैमेज कर लिया, अर्ली एजिंग क्रिएट कर। आज की कंडीशन में आप देखो मिलावट खा खा के, पेस्टिसाइड खा खा के हमारे सबके बाल सफेद हो गए। हमारे तो ठीक है दोस्तों, बच्चों के भी बाल सफेद होने लग गए, ठीक है, अर्ली स्टेज में होने लग गए। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेल्यूलर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स को डैमेज किया जा रहा है। आप मिलावटी सब्सटेंसेस खा रहे हो, इसीलिए जिस चीज में मिलावट नहीं होती है वो खाने को कहा जा रहा है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों पे ज्यादा से, अब उसमें भी पेस्टिसाइड इतना डालने लग गए हैं ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में कि आदमी उसको खा खा के ही मर रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये वो चीज जब सेल ओल्ड हो जाती है, जब ज्यादा मात्रा में सेल्यूलर सब्सटेंसेस उसके अंदर के साइटोप्लाज्म के डैमेज हो जाते हैं, तब सेल्यूलर फंक्शनल डिसीज वहां पर दोस्तों, वहां पर आपको देखने को मिलती है। और इसी कारण बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन या टिश्यू का डिटोरियोरेशन होता है, यानी वो अपनी क्षमता जिससे कार्य करता था वो क्षमता को खो देता है। और यही कारण है अंत में बॉडी की हेल्थ जो होती है दोस्तों डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाती है, और इसी के कारण पेशेंट धीरे धीरे बीमार होकर डेथ में चला जाता है। इसीलिए सेल एजिंग न केवल हेल्थ बल्कि बॉडी की लाइफ स्पैन को वहां पर दोस्तों डिटर्मिनेशन करने का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है यदि आपकी बॉडी में सेल हेल्दी हुई तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी हुआ तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी हुआ तो सिस्टम हेल्दी, सिस्टम हेल्दी हुआ तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और एक एबनॉर्मल व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति के लेवल पर आप 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल ज्यादा जिंदा रहोगे दोस्तों। माइंड कीजिएगा, आज के युग में मिलावटी खाने के वजह से, बाहर के तला गला खाने की वजह से आप देखते हो दोस्तों मैक्सिमम लोगों की मौत, अभी देख रहे हो आप यंग ब्रिगेड, हमारे यहाँ परसों एक 21 साल के बच्चा अटैक में मर गया, हार्ट अटैक में। स्कूल गया पढ़ रहा है, मतलब सॉरी कॉलेज गया पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते अचानक हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन ना एक्सरसाइज करता था, बाजार की चीजें खूब खाता था, होटल में खाता था, टिफिन लगा रखा था। क्या करोगे दोस्तों, माँ बाप तो पढ़ने भेज रहे है ना, और इमीडिएट डेथ हो गई। तो ये चीजें आपको समझने का है कि सेल के लेवल पर क्या परिवर्तन हो रहा, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या परिवर्तन हो रही है, और इस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण सेल्स में क्या डैमेज हो रहा, दैट इज द कॉज ऑफ डिजनरेशन। आपको यहां हथियार चलाना है, ठीक है। और इसीलिए हमारे जो 4 हथियार हैं, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, वो यहाँ पर काम करते हैं, और इसीलिए बेस्ट अप्रोच लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, कितने लोग जानते हो स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। स्टेम सेल्स एक प्राइमरी सेल होती है दोस्तों, जो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से स्वयं को रिफॉर्मिंग करने में कैपेबल होती है, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में डिफरेंशिएशन करने का काम करती है। हर प्रकार की जो सेल, जैसे स्केलेटल सेल्स, कार्डियक सेल, नर्वल, न्यूरोलॉजिकल सेल, इन प्रकार के जितनी भी बॉडी में सेल्स होती है उसको स्पेशलाइज करती है स्टेम सेल। यानी स्टेम सेल से ही आपकी बॉडी जनरेट हो रही है,
याद रखना, ये सेल बॉडी के जितने भी रिपेयर सिस्टम होते हैं, आप देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये सेल बॉडी के जितने भी रिपेयर सिस्टम होते हैं उनके जैसे सर्व करने का काम करती है, यानी सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे प्रकार के सेल्स पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमस सेल्स, कॉलमनर सेल्स, कॉर्बोइडल सेल्स, जितनी भी अलग अलग सेल्स पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर रिपेयर की कंडीशन होती है, इसी स्टेम सेल्स के माध्यम से होती है ना, डिजनरेशन और ये रिपेयर। ठीक है, समझना स्टेम सेल्स का सोर्स क्या होता है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते होंगे उनका तो मजा आ जाएगा दोस्तों। स्टेम सेल्स का जो एक सोर्स होता है दोस्तों, वो होता है एम्ब्रियो, वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ठीक है, एडल्ट से डेराइव्ड होता है ना। याद रखना दोस्तों, जब माँ प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होकर जब बच्चे को डिलीवर करती है तो या तो माँ के पेट में भ्रूण को मार दिया जाए और उस भ्रूण से स्टेम सेल्स निकाल ली जाए, है ना, तो माँ की जितनी भी डिसीज होगी वो सारी डिसीज उस स्टेम सेल से क्योर हो जाती है। एक ये कंडीशन है जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो अम्बिलिकल कार्ड होती है, उस अम्बिलिकल कार्ड से वहां पर बच्चे को काटने के पहले, मतलब बच्चा जब बाहर निकलता है और एक क्लिप इधर बच्चे के अम्बिलिकल कार्ड में और एक माँ के अम्बिलिकल कार्ड में, दोनों के बीच में लगाकर वहां से कट किया जाता है, उससे जो ब्लड प्राप्त होता है उससे भी स्टेम सेल्स को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो लंबे समय पे इनको आजकल स्टेम सेल को प्रिजर्व भी किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये स्टेम सेल्स एक प्रिमिटिव सेल्स होती है जिससे हर चीज का रिपेयर किया जा सकता है दोस्तों। याद रखना, जब इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात होगी तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ब्लास्टोसाइट की जो मेन ब्लास्टोसाइट की स्टेज होती है उनका इनर सेल मास से डेराइव की जाती है। उस ब्लास्टोसाइट जो गैस्ट्रोसाइट, ब्लास्टोसाइट, ये जो मोरुला स्टेज जो वहां पर डेवलप होती है ना, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। जो एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज होती है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके 4 से 5 दिन, ठीक है, 4 से 5 दिन लगते हैं इसको डेवलप होने में। उसी फर्टिलाइजेशन के बाद ताकि ब्लास्टोसाइट स्टेज तक पहुंच सके और उसमें लगभग 30 से 50 सेल मिलती है मात्र। ठीक है, 30 to 50 सेल्स होती है जो स्पेशली स्टेम सेल्स होती है और इसी से उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पीढ़ी में उसको पहुंचाया जा सकता है, उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है। एक सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, अपने आप को पुनः बनाने लेने की कैपेसिटी, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, यानी स्टेम सेल्स अपने जैसी सेल्स को पुनः बना सकती है, इसीलिए इसका एडवांटेज उठाया जा रहा है। ठीक है, मॉडर्न साइंस के माध्यम से फॉरेन में बड़ी बड़ी बैंक बन गई है, स्टेम सेल बैंक कहलाती है, वहां पर स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, दूसरी होती है प्लूरिपोटेंट नेचर, और ये प्लूरिपोटेंट आपको मैं अभी आरबीसी जब पढ़ाऊंगा, जब आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि देखो प्लूरिपोटेंट सेल्स यहाँ पर जब स्टेम सेल्स बन रही थी तो ये देखो कैसे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इनको बना रही है और इसी प्लूरिपोटेंट से बन रही है। ये सेल एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों लेयर में पाई जाती है, सभी प्रकार के सेल को डिफरेंशिएट करने में कैपेबल होती है। यानी एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, एक्टोडर्मल से बहुत सारे पार्ट हो रहे हैं जो बाहर से, मीजोडर्मल जो बीच के लेयर होते हैं उससे बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं, इंडोडर्मल जो अंदरूनी लेयर होती है उससे बहुत सारे पार्ट का जनरेशन हो रहा है। ये सारी चीजें में कैपेबल होती है प्लूरिपोटेंट नेचर की सेल। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की ये 2 जो क्वालिटीज होती है, इसके कारण जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का उपयोग किसी भी व्यक्ति की डिसीज या डिस्ट्रॉयड टिश्यू के रिप्लेसमेंट या रीजनरेशन के लिए, याद रखना, उसके रिप्लेसमेंट या उसके रीजनरेशन के लिए थेरेपेटिकली आजकल जबरदस्त यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जा रहा है दोस्तों। आजकल तो एम्ब्रियोनिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का वहां पर कल्चर करके ये रिसर्च की जा रही है, जिसके द्वारा कई बहुत सारे क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था उनको भी क्योर करने की पॉसिबिलिटी को बनाया जा रहा है दोस्तों। और यही कारण है डायबिटिक मेलाइटिस जैसी कंडीशन को, जिसमें सेल रिप्लेसमेंट टेक्निक के उपयोग के द्वारा लगभग मॉडर्न साइंस 90% सक्सेस हो चुका है दोस्तों। बहुत दिन दूर नहीं जब 90 + 10% होकर रिकवरी स्टेज में आ जाएगा दोस्तों, बहुत जल्दी ये चीज आने वाली है।
किंतु याद रखना दोस्तों, इसमें इथिकल इशू उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय किया जाना ताकि स्टेम सेल को कलेक्ट किया जाए, ये इलीगल है, और इलीगल होने के कारण इसकी परमिशन हमारे इंडियन कंट्रीज में नहीं मिलती है, एशियन कंट्रीज में नहीं मिलती है, यूरोपियन कंट्रीज में सब जायज है। वहां मेडिकल रिसर्च के लेवल पर परमिशन लेकर इसको किया जा सकता है, बहुत इजी होती है। हमारे यहाँ तो अधिकारी लोग खा खा के इतना वो कर देते हैं जो काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेम सेल्स अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड से ली गई है तो ये क्या काम करेगी दोस्तों, याद रखना, इसका भी एक एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। वो कैसे? अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल्स प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड से कलेक्ट कर रहे हो आप, और इस स्टेम सेल का उपयोग रिसर्च और थेरेपेटिक पर्पस के लिए किया जाता है दोस्तों। और यही कारण है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एथिकल इशू नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूबॉर्न या फीटस की लाइफ जो इंडेंजर नहीं होती है। ठीक है, वाइटिलिटी और इजीली अवेलेबिलिटी के कारण दोस्तों अम्बिलिकल ब्लड का, जितने भी अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड जो होता है उसका प्रयोग, स्टीम का उपयोग पोटेंट रिसर्च के लेवल पर रिसोर्सेज के रूप में आप करते रहते हो। इसीलिए जितने भी ट्रांसप्लांट थेरेपीज है, उस ट्रांसप्लांट थेरेपीज में आजकल ये स्टेम सेल का उपयोग किया जा रहा है। और लगभग मैंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स पढ़े हैं, 70 डिसीज का ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ईमानदारी से 100% सक्सेस रेट में इस ट्रांसप्लांटेशन में इसका उपयोग किया जा रहा है, और सक्सेस रेट 100% है दोस्तों। ठीक है, इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन बहुत इजी अवेलेबल है, इसीलिए वहां पर किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, वहां पर उस माँ के द्वारा दी गई जो स्टेम सेल्स है, उसी माँ और उसके बच्चे के शरीर के लेवल पर ही काम करती है, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जो एडल्ट स्टेम सेल्स होती है दोस्तों, स्टेम सेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बर्थ के बाद डिसअपियर नहीं होती, याद रख लेना, बर्थ के बाद डिसअपियर नहीं होती है, किंतु बॉडी में जो एडल्ट स्टेम सेल्स के रूप में ये बनी रहती है और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में अपना रोल अदा करती है। ठीक है, ये लगातार रोल अदा कर रही है रिपेयर करने में, और इसीलिए इसकी संख्या बहुत कम होती है ना, बहुत कम है, लेकिन अपने लेवल पर काम कर रही है और स्टेम सेल्स के माध्यम से आपके बॉडी को रिपेयर कर रही है, रिजनरेट नहीं कर रही। एडल्ट स्टेम सेल जो अनडिफरेंशिएट मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटल सेल्स होती है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं उसमें पाई जाती है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल इनका जो डेवलपमेंट करती है ना, वो इसी रूप में पाई जाती है, इसीलिए सोमेटिक स्टेम सेल्स कहलाती है दोस्तों। और जो बॉडी में सभी जगह पाई जाती है, याद रखना दोस्तों, ये जितनी भी डाइंग सेल्स होती है, जितनी भी मरने वाली सेल्स होती है, उनको रिफॉर्म करने का काम करती है, उनको नया बनाने का काम करती है, डैमेज टिश्यू को रीजनरेटिंग कराना, डिवाइडेशन कराना, उनमें कैपेबल होती है। और इसीलिए इस स्टेम सेल का उपयोग रिसर्च, थेरेपेटिक, जितने भी आपकी पर्पसेस होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। इसीलिए जितने भी एडल्ट स्टेम सेल्स होती है, बोन मैरो से कलेक्ट की जाती है। ठीक है, बोन मैरो से कलेक्ट की जाती है। दो प्रकार की स्टेम सेल्स होती है दोस्तों, एक होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कि ब्लड सेल्स को राइज करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और दूसरी होती है बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स जो कि कार्डियक और स्केलेटल मसल सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। याद रखना, बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स, ये बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स जो कि कार्डियक और स्केलेटल मसल सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, इसीलिए याद रखना, अगर आप एडवांटेजेस की बात करोगे स्टेम सेल्स का, बहुत एडवांटेज है दोस्तों, बस आपको समझना चाहिए। बोन मैरो से प्राप्त जितनी भी एडल्ट स्टेम सेल्स होती है दोस्तों, उसका उपयोग आज की वर्तमान परिस्थिति में ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। याद रखना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में किया जा रहा है। अन्य बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर है, 30 साल से, मैक्सिमम 30 इयर्स ओल्ड बात है, 30 साल से ये प्रोसेस होती आ रही है। लेकिन आजकल ये माना जा रहा है दोस्तों, ये स्टेम सेल्स, नर्व सेल्स, लीवर सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स को डेवलप करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। और ये जब किसी को कैंसर हो जाता है, उस कैंसर के लेवल पर उस पर्टिकुलर पार्ट को हटाकर, जो डैमेज पार्ट है उसको हटाकर वहां स्टेम सेल्स डालकर स्टेम सेल्स को रीजनरेट कराने की प्रक्रिया को रिसर्च के अध्ययन के लेवल पर देखा जा रहा है, उनका रिसर्च किया जा रहा है। और यही कारण है आजकल नित्य नई डिस्कवरीज होती जा रही है, और ये भी देखा गया है कि स्टेम सेल्स कई टिश्यूज में पाई जाती है। ठीक है, आपके बॉडी में कई टिश्यू में स्टेम सेल्स पाई जाती है। यही कारण है ब्लड वेसल्स,
स्केलेटल मसल्स, लीवर, स्किन, ब्रेन में भी ये सेल्स पाई गई है, और पाई गई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रीजनरेशन और रिपेयर के स्टेज में ये हमारे बहुत काम आती है। और यही कारण है दोस्तों, ये भी पाया गया है कि ये सेल मल्टीपल सेल्स टाइप में होती है, डिफरेंशिएट करने में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी रखती है, इसीलिए सेल बेस्ड थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। स्टेम का उपयोग बहुत सारी डिसीजेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि हार्ट डिसीज हो, डायबिटीज हो, पार्किंसोनिज्म हो, आपके एल्जीमर डिसीज हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, स्ट्रोक हो, रोमेटिक अर्थराइटिस हो, ऑटोइम्यून डिसीज हो, इवन कैंसर जैसी डिसीज के लेवल पर भी इसमें प्रैक्टिकल आधारित रिसर्चेस चल रही है। दोस्तों मेरा आह्वान इसीलिए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जगत से, आप लोग हर समय एक ही बात करते हैं, कौन सी किताब में मेटी जी ने कहा कि ऐसा प्रयोग करो वैसा करो, नोबडी कैन एक्सप्लेन। ठीक है, साइंस को तो आप प्रूव कर सकते हो ना, साइंस को प्रूव करना है आपको 147 के पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है ये मेडिसिन है, मेडिसिन क्या है ये प्रूव करने का काम फार्मेसी का है, मेडिसिन काम कैसे करती है ये प्रूव करने का काम डॉक्टरों का है। आपको पढ़ाया गया, फार्मासिस्ट नहीं काम कर सकता है, फार्मासिस्ट जब डॉक्टर बनता है तब डॉक्टर बन के काम कर सकता है। इसलिए आप पुरानी किताबों में जो लिखा गया है हमने उसको सिर माथे पे लगाया, ठीक है, हमने उसको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट किया। लेकिन साइंस को जब तक आप मॉडर्न वे में लेकर नहीं जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, ये साइंस को आप अपडेट कर ही नहीं पाओगे आगे के इतने क्योंकि शुरू से कहते आ रहे हैं मेटी जी कि जब आपके बॉडी के डिसीज ही कॉम्प्लेक्स है तो आपकी रेमेडी भी कॉम्प्लेक्स होगी, और आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टम्स वो भी सब कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो डिसीज भी कॉम्प्लेक्स और रेमेडी भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं उस रेमेडी को आज की मॉडर्न परिस्थिति के साथ, अब मेटी जी ने जब प्रैक्टिस किया था उन्होंने ग्लोबल्स में बनाया, लिक्विड बनाया, भगवान जाने, लेकिन जब उन्होंने ग्लोबल्स की बात की, मैंने बहुत सारे बुक पढ़ी एमएमपी ग्लोबल्स के, वहां पर बात करी तो वो बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लेवल पर काम करते थे। उन्होंने जब स्टार्टिंग किया था तब साइंस को लेकर आए थे 1 2 3 पे। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि 4 5 6 7 8 9 10 पर जाए? अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है और अगर आप मॉडर्न साइंस को लेकर चलते हो तो आप इस बात को सोचिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि पुरानी तस्तरी में आप खाना खाएंगे कितने दिन खाएंगे? ठीक है, आपको नई तस्तरी तराशना पड़ेगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 रुपए मिलती थी, आज 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी, 200 रुपए में मिलेगी थाली, है ना। इसलिए मॉडर्न साइंस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और मॉडर्न साइंस के अडॉप्ट करके जब आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोटोकॉल बनाओगे, कोई भी रेमेडीज का उपयोग करोगे, वहां पर नए नए फार्मूलेस बनाना पड़ेगा। और वही कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बोर्ड डॉक्टर। कोई डॉक्टर 19 करता है, कोई 147 करता है, कोई 149 करता, कोई 199 करता, तरह तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों आप हर वो चीज को अडॉप्ट कीजिए जिसमें रिजल्ट है, और वो भी मॉडर्नाइज वे में, साइंटिफिक वे में। अगर आपके पास रिजल्ट है साइंटिफिक वे में बात कीजिए, साइंटिफिक वे में काम कीजिए। ठीक है, तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़िए, पीछे पलट के नहीं देखना कौन क्या कह रहा है, सबकी सुनिए। मैं आपको सब कहता हूं, हर टीचर की सुनिए, हर व्यक्ति की सुनिए, लेकिन आज मैं आपसे टीचर डे के लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दिल से पूछिए, वो करिए। आप, मैं कह रहा हूं ये नहीं, अपने दिल से पूछिए और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि मैं इसमें रिसर्च अच्छी कर रहा हूं, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, दोस्तों खड़े हो जाइए कंधे से कंधे मिलाकर हमारे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप सब जो काम कर रहे हो ना यही बहुत है। आप किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाइएगा दोस्तों, आपको पता लग जाएगा इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लास के 2-2 लाख रुपए लगते हैं 1 साल के। हमारे यहाँ 2 साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाया जा रहा है, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये मेहनत आप जोड़ लीजिएगा 500 से 600 रुपए महीने के लेवल पर है। ठीक है, 500 से 600 रुपए महीने की, एक पेशेंट का पैसा है दोस्तों आपका। ठीक है, इसलिए पैसा का मोल हमारे परिवार में तो नहीं है, मुझे जो पर्सनली जानते सारे दोस्त इस चीज को जानते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपने लेवल पर अपने आप को मोटिवेट करते चले जाइए, यू आर द बेस्ट। ठीक है, बस इतना याद रखिए, ईगो नहीं पालना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए एक दूसरे से। ठीक है, हम जब डिस्कशन करते हैं 1-1 घंटा लगता है दोस्तों,
ठीक है, दिन भर फालतू समय नहीं, फालतू समय डिस्कशन नहीं करना, जब आप फुर्सत में रहते हो उस दौरान डिस्कशन कीजिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज यही रखते हैं, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी अजय सर। डॉक्टर अजय प्रताप बाथम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी थैंक यू अजय नमन सर। करता हूं। जी सर। सर बहुत ही नाइस लेक्चर आज फीवर का क्लियर कर दिया। और सर ये प्रोडक्ट बताए सर आल वायरल से लेके कि इसमें तो सर एक बार पेशेंट ले जाता हूँ कि पूरी फैमिली ठीक हो रही है सर, एक एक डॉक्टर से सर। हेड्स ऑफ आपको सर, काम करते रहिए, मजा आता रहेगा, बहुत बढ़िया। सर नुकसान भी अपना हो रहा है सर, एक आदमी ले जाता, 2 पिल्स लेने में फीवर होता जाता, फिर वो कहता 2-3 लेने में कहता जरूरत ही नहीं सर। देखो ऐसा है ना सर, कि छोटे मोटे केस में जब आप अच्छे अच्छे ऑथेंटिक रिजल्ट होगा 1 से 100 मिलेंगे सर, आप काउंट कर लीजिएगा। सही सर, सही सर। स्टेम सेल पे जो लेक्चर दिया बहुत ही अच्छा है सर। स्टेम सेल पे सर जी एक कंपनी आई थी, उसमें वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं स्टेम सेल के नाम पे, हेयर ग्रो कराने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए, तो हर्बल के नाम पे। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे कि आप उस तरह से जो क्या नाम लिविंग स्टेम सेल होती है और जंतु और पादप में बहुत अंतर होता है, तो वो जी कैसे काम करेगी क्या, तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाए सही से। तो मैंने क्या प्रोडक्ट गुरुदेव वो सिर्फ सिर्फ पेमेंट बेस है, उनमें यस कोई सर, रिजल्ट नहीं। ठीक है, आप यस जब सर, आप अपनी इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज की बात करते हो ना, अभी यस हमारे सर, कुछ मित्र बना रहे हैं, ठीक है, इसेंस बना रहे हैं और देशी टेक्निक से बनवा रहे हैं हम। ठीक है, अभी मैं बताऊं, अभी नाम ओपन नहीं करूंगा, नहीं तो क्या होता है ना, अभी जैसे जितेंद्र सर का नाम ओपन हो गया कि नोट्स बना रहे, तो दे फोन लगा लगा के उनको पागल कर दिया सब डॉक्टरों ने। ठीक है, जी मैं सर, इसलिए आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम जुड़े हुए हैं और करीब करीब 150 प्लांट हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं, और उन 150 प्लांट का हम लोगों ने स्पेजरिक एसेंस प्रिपेयर कराना शुरू करवा दिया है। ठीक है, बहुत जल्दी ओरिजिनल स्पेजरिक एसेंस हमारी पूरी फैमिली के पास मौजूद रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, जो फॉरेन प्लांट है उनका क्या करेंगे, वो सही सर। दिक्कत होगी हम लोगों को। सर ठीक उसके है, लिए अग्रिम बधाई आपको सर। जी 150 प्लांट में से हमने कुछ क्या है कि कुछ चीजें जो होम्योपैथ में बहुत अच्छी थी उनको हमने प्रिपेयर करा है, और इलेक्ट्रोमोपैथ के 71 प्लांट हमको प्राप्त हो चुके हैं, हम उसको बनवा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजों पे हमारे मित्रों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोमोपैथ में और जितने नए नए प्लांट है ना, उसका जिक्र करूंगा मैं भी कसरावत सेमिनार में, और उसका वीडियो आपके ग्रुप में डालूंगा, आप उसको देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इनमें से ये प्लांट कितने ईमानदारी से अगर हम लोग नया प्रिपरेशन करें तो हम बहुत सारी मेडिसिन घर बना सकते हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप में काफी अभी बुलंद शहर के डॉक्टर हैं, राजस्थान के डॉक्टर हैं जो जुड़े हैं, जो ये काम करते आ रहे हैं, और हमने उनको थोड़ा सा गाइडेंस किया है। अभी देखिए, अभी हमारा रिसर्च बन रहा है और हम एक कैंसर का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सफल हो गए तो मजा आ जाएगा दोस्तों, 100% मजा आ बिल्कुल जाएगा। सफल होगा, क्योंकि जब अच्छे इतने मन से कर रहे हैं तो बिल्कुल सफल होगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी मुकेश बाबू गुप्ता सर, मुकेश बाबू गुप्ता सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी गुप्ता सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर एक तो जितेंद्र सर के साथ मिलके इंटरव्यू वाला शुरू किया है हमने, जी सर। और दूसरा सर एक फीडबैक है कि क्या कहते हैं, आज माइग्रेन का पुराना पेशेंट था, 5 साल पुराना, वो लेडीज को काफ़ी टाइम से है, 5 से 10 साल शादी से पहले से, तो वो आई थी तो दर्द हो रहा था उसकी, तो मैंने कहा खाने को तो नहीं देता, आज स्मेल थेरेपी पे थोड़ा सा करते हैं, तो मैंने सिंथेसिस सेकंड एल्यूशन में F1 WE और 2 ड्रॉप वाई की, और मैंने उसको चक्कर आ रहे तो मैंने सर S11 डाल दिया उसके अंदर, उसके चक्कर उसी टाइम बंद हो गए। बिल्कुल बंद होंगे सर, 100%। तो सर ये है कि वो खुश होके गई, वही मैंने स्मेल के लिए दे दिया, और उनको क्या कहते हैं 1 ड्रॉप पीने के लिए जनरल टॉनिक दे दिया उसने।
सर अपने पेट पे लात मत मारो। अच्छा। जी बहुत बढ़िया सर। जी विनोद सर। विनोद सर। विनोद सर। गुड इवनिंग सर। जी विनोद सर गुड इवनिंग। सर शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे किसी ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी होती है हम्म। तो वहाँ इन्फ्लामेशन भी होगा बिल्कुल हो सकता है सर। और हार्डनेस भी होगी। बिल्कुल हो सकती है सर। हाँ, सॉफ्टनेस हार्डनेस तो दोनों होती जैसे है। एक्सटर्नली में हम सभी ऑर्गन्स के लिए C4 यूज करेंगे, C4 वेनबन। ना सर, लास्ट तो C5 है। जब आपको समझ में, जैसे मैंने हाँ यहाँ लास्ट कहा, तो C5। हाँ लास्ट जी में तो C5 है, लेकिन जब हार्डनेस आती है तो C4 आ जी रही, या सॉरी C4G। जी अगर आपको हल्का सॉफ्ट लगता है तो C3G। अगर आपको लगता है फ्लूइड एक्यूमुलेट है C2G। आपको जी लगता है नहीं अभी स्टार्टिंग ही हुआ है तो जी। C1G। जैसे सिस्ट हुआ तो C2। ठीक है, और लास्ट स्टेज है तो सीधा C5G। ठीक है, इसीलिए तो सर ऑर्गेनो बूस्टर और बना रखे, सीधे उपयोग करो मजा आ जाएगा। अच्छा सर, जैसे थायराइड ग्लैंड्स के लिए हाइपरट्रॉफी हो रही है तो उस कंडीशन में C3 और C13 दोनों काम करेगा। दोनों C3 और काम, C13 एक्सटर्नल में। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। मैं सीधा ऑर्गेनो बूस्टर का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी। ऑर्गेनो बूस्टर D7 या D9 में सर? सर D4 एक्सटर्नल और हाइपर में D10, या सीधा सेकंड और अच्छा थर्ड अच्छा। डाल, सीधा सेकंड जी या जी। थर्ड डाल 147। सर वायरल का तो मैं 3 दिन में ही पेशेंट कवर कर रहा हूँ सर। बता, आप देखो मॉडर्न साइंस कहता 7 डेज लगता है, अब आप देखो। हाँ, ये तो मैंने कहा ना 3 दिन विनोद सर, में। आप जैसे डॉक्टर्स ही प्रमोशन जब जूनियर का, जो नए डॉक्टर्स उनका करेंगे ना, तो हाँ, मेरा मानना है कि हमारे ग्रुप में हजारों डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं, हम 3 से 5 दिन में जाए जैसा फीवर ले आओ। 10 डॉक्टर मॉडर्न साइंस से ट्रीट करो, हम अकेले इलेक्ट्रोमेपैथ से ट्रीट करेंगे, जैसे राकेश सर बोलते हैं, भारद्वाज सर। 100% क्यूरिंग कैपेसिटी है आ, सर। आल वायरल ड्रॉप की 2 ml में 5 mmp ड्रॉप 10th डाइल्यूशन की डालकर 2 ml का इंजेक्शन आईवी देता हूँ। जी और सर उसके बाद में पेशेंट कंप्लीट क्योर, और आल वायरल ड्रॉप पीने को दे रहा हूँ थैंक यू सर। फीवर के अभी लिए, मत, फीवर ड्रॉप। सर अभी मत बताओ, ग्रुप में सब चालू हो जाएंगे। और सर वैक्सीन के नाम से, वायरल की वैक्सीन के नाम से फेमस हो गया हूँ मैं अपने एरिया में बिल्कुल कि होंगे वैक्सीन सर। लगवाया जाओ। मैंने आपको क्या बोला? वायरल की वैक्सीन लगा रहा हो विनोद डॉक्टर। जी विनोद सर, मैंने क्या बोला अभी सभी लोगों को, इसीलिए लेक्चर में कहा, आपका अपने एरिया में स्पेशलिटी होना ना मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब खुशी का मौका रहेगा, सबसे बड़ा। पेशेंट पेशेंट से पेशेंट आ रहा है सर। बिल्कुल आएगा सर, कंटिन्यू आएगा। पेशेंट ही पेशेंट भेज रहा है। हाँ, पेशेंट ही पेशेंट भेज रहा है। बिल्कुल सर, यही तो टेक्निक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी आप नीलिमा मैम। जी विनोद सर। जी नीलिमा मैम। नमस्ते सर। जी हैप्पी नीलिमा मैम। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मैम। सर आपने आज तक आज के दिन में जो भी पढ़ाया वो ऑल वायरल फीवर के लिए, तो जितने भी जी अलग अलग प्रकार के 12 आपने हमको प्रोटोकॉल दिए, इसमें से एक प्रोटोकॉल है जो ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर, जी 72 आवर्स में मैं इसको कवर कर लेती हूँ, ओनली 3 डिस्केट्स देके सर पेशेंट को। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत और बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और सर मैं पेशेंट को बोल ही देती हूँ, जितना भी ज़्यादा फीवर है, जैसा भी है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक 72 आवर्स में 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर हो जाता है, लेकिन मैं एक देती हूँ प्लीज। जी बहुत बढ़िया। जी सर। और जो क्लास में सुन रहे हैं ना, उनको सबको मैं बताना चाहती हूँ, कोरोना टाइम में आपने हमको एक रेमेडी दी थी जो जी प्रिवेंशन के लिए, वो जी प्रिवेंशन की रेमेडी और GTNT जितने जी भी लोगों को दिया सर मैंने पूना में, वो सबको किसी एक को भी कोरोना नहीं हुआ, कोविड से बहुत बचे। बढ़िया, और बहुत आप बढ़िया। लोगों की बदौलत सर मुझे महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला था वेरी 2020। गुड, जी सर। वेरी गुड मैम। और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी सर। तो मैम इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हमको तो चाहिए ही नहीं।
हम तो पहले ही विनोद सर और हम तो बोलते ही है कि आप जैसे डॉक्टरों को 1000 डॉक्टरों का ग्रुप बनाइए, हम फिर एमडी क्लास शुरू करेंगे फ्री Yes, में, sir. विदाउट मनी, मुझे नहीं चाहिए। मैं Great. आपको सर्जरी, पीडियाट्रिक, गायनिक सारी चीज बताई, इसलिए तो मैंने ऐप बनाया। एक जी। एक वीडियो डेली डालूंगा, सैटरडे संडे डिस्कशन होगा, फिर देखो हमारी चाल, हमारे डॉक्टर्स एक यूनिक लेवल पर आएंगे, बहुत अलग लेवल पर आएंगे। जी सर। और एक बात बताना चाहती हूँ सर, ये ऑल वायरल फीवर का आपने 10th में कहा है, लेकिन पूना में 38 डायल्यूशन से चलता है सर, मैं 30th में देती हूँ सर। बिल्कुल, देखिए हर चीज का अपना एक रेशियो होता है, ठीक है। जी। आप रेशियो के बिहाफ पर, पर्टिकुलर एरिया के बिहाफ पर जाओगे तो चेंज हो जाता है मेडिसिन का। आपके यहाँ बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, इसलिए आपको नेगेटिव में जाना ही पड़ेगा, Yes. नेसेसरी है वो चीज। जी बहुत बढ़िया मैडम। जी रोहित प्रभाकर सर, डॉक्टर रोहित प्रभाकर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते हेलो सर, बोल रहा हूँ, बोलिए, आप आगे बोलिए। हेलो सर, अरे शिक्षक बोल रहा हूँ दिवस का भाई, बहुत बोलिए बहुत आगे। जी गुरुदेव जी को चरण बंदन, नमस्कार। जी सर। जी मुल्ला सर, अब्दुल रऊफ मुल्ला सर। मुल्ला सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, 3 पेशेंट को मैं ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर के जो ड्रॉप था दिया था, जी। तो सेकंड डे थोड़ा अपना लूज मोशन हुआ पेशेंट को। इसके बाद में ना उसको मैं फ्रिक्वेंट दिया था, हाँ 5th डायल्यूशन के अंदर 5 ड्रॉप 2 आवर इंटरवल। सर पहली बात आपको मैं बता दूं, फ्रीक्वेंट देने की जरूरत ही नहीं है, केवल 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स। तो अभी आपने सुना नीलिमा मैम ने 3 गोलियां डिस्कैच में दिया, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल विदाउट टेंशन आप 2, 3 से 4 बार दो। फ्रीक्वेंट दोगे ना तो बहुत तेजी के साथ में पूरी गंदगी बाहर निकालेगा, तो डायरिया लगेगा, ठीक है। कभी नहीं देना सर। लेकिन डायरिया लगने के बाद में ना सेकंड डे पेशेंट एकदम फ्रेश हो गया, उसको मैंने मेडिसिन बंद की। हाँ देखिए, पेशेंट बहुत बढ़िया होगा क्योंकि टॉक्सिन सब निकल गए, लेकिन ऐसा होता है ना सर, पेशेंट कभी कभी घबरा जाता है, ठीक है। हर चीज में क्या होता है, हम लोग इस चीज को देखकर चले भाई, ये एक तरह से आपका मोटिवेशन है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो पेशेंट डायरिया के लेवल पर इतना घबरा गया, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया ना, वो आपके खिलाफ कान भर देगा, बराबर, वो हमारी नेगेटिविटी हो जाएगी सर। अच्छा, ठीक है, आप टेंशन नहीं ले, 3 से 4 बार पर्याप्त है, 2 से 3 दिन। आप मेरे जितने भी डॉक्टर्स होंगे ना, मैं अपने लेवल पर कहता हूँ 3 दिन में मेरा फीवर चला जाता है, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी रोशनी जाधव जी, डॉक्टर रोशनी जाधव। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मैम। सर वो ऑर्गेनो बूस्टर जो आपने बोला है, जैसे हम जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक में कोई फंक्शन की रेमेडी, अदर स्ट्रक्चर की रेमेडी डालकर दे सकते, तो उसमें नहीं दे सकते क्या सर? ऑर्गेनो बूस्टर में कोई भी चीज नहीं डालना है, वो केवल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर बना हुआ है। स्ट्रक्चर का रीजनरेशन, डीजनरेशन, रिपेयर सब उसी से होगा, ठीक है। और उसमें अगर आप कोई मेडिसिन डालोगे तो उसका कैरेक्टर परिवर्तित हो जाएगा। वो जिस चीज के लिए बना है, जिस रेशियो में, जिस जगह आप भेज रहे हो उसके लेवल पर बना है। अगर आप उसको थोड़ा भी चेंज करोगे तो परिवर्तित हो जाएगा वो, ठीक है। जी जी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी काजल जी। देवांगन सर, डॉक्टर BR देवांगन सर, डॉक्टर BR देवांगन सर। जी नमस्ते सर, दूध पाउडर बहुत बढ़िया बना है प्रणाम। जी नमस्ते। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ओंकार सर, डॉक्टर ओंकार सिंह सर। ओंकार सिंह सर। प्रणाम। जी नमस्ते सर। जी थैंक यू सर, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी गौरव सर, गौरव सर। सर नमस्कार। नमस्ते गौरव सर।
सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। जी सर बिल्कुल। सर जी एक छोटा सा फीडबैक था, आज के दिन तो सर बनता है हमारा बताना। जी सर एक 60 ईयर पेशेंट आया पुराना। जी सर को प्लूरेसी की दिक्कत थी, 60 साल से, बचपन से ही है, मतलब 50 ईयर हो चुके हैं उनको पूरे। जी तो उनकी ये खांसी नहीं 50 साल में आज तक, सांस की दिक्कत, पार्किंसन की प्रॉब्लम, फीवर, ये सब इकट्ठा हो रहा है सर उनको। तो जी आफ्टर EH 1 मंथ आपके ट्रीटमेंट के बाद सर 50% रिलीज है उनको। वेरी गुड सर। अब इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन हो नहीं सकता सर, गौरव साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। सर 30 ईयर से मेडिकल का ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, 30 साल से। जी हाँ जी, और सर दिया मैंने ज्यादा कुछ नहीं है, P1 C1 S1 A3 L1 10 में और 1M 10 दिन के बाद, बहुत और बढ़िया। A2 C5 F1 P3 200। जी बहुत सर बढ़िया सर। कराया मैंने कुछ नहीं करा, इसके अलावा 3 मेडिसिन है सिर्फ। जी बहुत बढ़िया सर। अब बताओ मुझे हाँ कि जी हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ तक चला गया गौरव सर? जी ठीक है। सर। जो लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है हाँ जी इतना हाई पोटेंसी मत यूज करो, अरे हाँ जी भाई आप केवल हाई पोटेंसी यूज करो, रिजल्ट दिखाओ, गवर्नमेंट को अपने आप बताना पड़ेगा कि हाँ ले लो भाई मान्यता, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलना है। तो सर उन्होंने बोला 10 डेज तक ब्लैक ब्लैक निकला अंदर से। हाँ देखो, आप सब गंदगी निकाल दी आपने। हाँ जी, गजब। जी बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। थैंक जी बहुत बढ़िया। यू सो मच। जी शरद चंद्र राउत सर। राउत सर। हैप्पी टीचर्स राउत डे सर। सर। थैंक यू सर, बहुत दिन बाद आवाज सुन रहा हूँ सर। हाँ सर। जी एक एक्सलेंट रिजल्ट है सर। जी पूरा स्मेल गया, लेडी पेशेंट है, जी और मट्टी खाया जैसा स्मेल था कुछ, ये था सर पूरा, उसका स्मेल ट्रीटमेंट किया उसको, जी टेस्ट गया था, कोई भी जी टेस्ट नहीं आता उसको जी सर, ट्रीटमेंट से। और S1 B4 में वाह सर बहुत बढ़िया। बहुत 8 दिन के अंदर स्मेल आना अपना टेस्ट आना चालू हो गया सर उसको। जी बहुत बढ़िया सर। सर मैं डालता हूँ सर ग्रुप में, यही आज के दिन आपकी जी कृपा से पेशेंट दुरुस्त हो रहे हैं। और हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। थैंक यू सर। जी जितेंद्र सर, डॉक्टर जितेंद्र सर। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श। जी और गुरुदेव माफी चाहूंगा आपकी इजाजत लिए बगैर मैंने टीचर्स डे पे एक नया काम चालू किया है गुरुदेव। जरूरी था, हमारे जो जूनियर साथी हैं मेरे जैसे, उनके मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था गुरुदेव हाँ कि अपने सीनियर्स का इंटरव्यू करके डाला जाए ताकि उन्हें भी मोटिवेट मिले। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखो हम लोगों को आगे बढ़ना है ना, ठीक है ना, जी हम लोगों जी को आगे बढ़ना है तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही बढ़ सकते हैं हम। ठीक है। एक जी गुरुदेव मुझे ये पूछना था, अभी जैसे ऑर्गेनो बूस्टर पे बात हो रही थी, तो क्या अगर हमें 2 ऑर्गेनो बूस्टर देने हैं, मान लो C1 C2 देने हैं डाइल्यूशन में, तो क्या हम उन दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं? ना, आप नहीं देना अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट करके दे सकते हो बॉस, क्योंकि दोनों ऑर्गेनो बूस्टर अपने लेवल पर बने हुए हैं और उसको जहाँ भेजा रहा जा रहा वहां बने हुए हैं। उस ऑर्गन के लेवल पर जहाँ C1 काम करता है C2 काम करता है, अगर आपको दोनों देना अल्टरनेट करके दे दो आप, भले एक को D7 एक को D10 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जगह ही जाके काम करेगा। ठीक है। इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आएगा उसका। ठीक है। जी जी। एक जी गुरुदेव एक आज्ञा और लेनी थी कि वो जो हमारा ग्रुप था, चर्चा ग्रुप, आपने जी आदेश दिया कि अभी उसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन रखो चर्चा के लिए। जी तो गुरुदेव सब लोग चाहते हैं कि उसमें दोबारा से चर्चा चालू की जाए, अगर आपका आदेश हो तो। आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डिफरेंट वे में चर्चा हो रही है, अलग बता रहे हैं। वो दिक्कत वो होती है, उन लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोग करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग करिए। मैंने तो कहा ही है कि ग्रुप में चर्चा नहीं होगी तो आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है।
ग्रुप में जो एक्टिव मेंबर है, जो जवाब देता है, जो समझता है ना, उन्हीं को ऐड करिए, बाकी को सबको रिमूव कर दीजिए आप। नहीं सर, उसमें एक्टिव मेंबर ही है, जो उसमें एक्टिव नहीं रहता उसे तो मैं हटा देता हूँ गुरुदेव। बिल्कुल हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा चलता रहेगा बॉस, है ना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ओके सर। जी हर्ष राणा सर, डॉक्टर हर्ष राणा, हर्ष राणा। दीप्ति मैडम, दीप्ति मैडम। हैप्पी टीचर डे सर, थैंक यू क्लासी और इतने अच्छे टीचर हमें मिले, इसके लिए थैंक यू सर। आज का एक फीडबैक है कि एक ना पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक था 1 वीक से पूरे सर में, और उसने सीटी स्कैन MRI पता नहीं क्या क्या डॉक्टर ने करवा दिया, और उसको 1000 mg तक की मेडिसिन दे रहे थे, तब भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब वो मेरे पास आया, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, सिंपल C1 वर्बन वाई 200 से एक ड्रॉप उसको एक कप में डाल के दे दी कि आप पियो। फिर पीते पीते उसका मैंने सब डिस्क्रिप्शन लिखा कि आपके नाम क्या है, एज क्या है, और जब तक मैंने पूरा उसका वो लिया डिस्क्रिप्शन, तब तक सर उसका 50% जो हेडेक था वो सही हो चुका था। अब आप मुझे बताओ मैडम, जो लोग बोलते हैं कि हाइपोटेंसी काम नहीं करती या हाइपोटेंसी का हमें नॉलेज नहीं है या मैटी जी ने नहीं बनाया, अब मुझे बताओ, क्या हम लोग उनके साइंस को आगे बढ़ा रहे तो गलत कर रहे हैं क्या? सर हमारे पास तो सबूत है, जो बात करें एविडेंस के बेस पे करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो सर आपकी वजह से बहुत अच्छी चीज है कि सर एक एक चीज के ना कई कई प्रोटोकॉल ध्यान आते हैं, पहले तो एक ही चीज आता माइंड में, अब चीज के बहुत सारे याद, फिर लगता है कभी ये ट्राई करते हैं और ये ट्राई करते हैं। इसके लिए सर थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल बनाया। अरे बिल्कुल मैम, आप अपने देखो, मैं केवल रास्ता हूँ, आप केवल कहाँ पर पहुंचना है ये आपको तय करना है। बहुत बढ़िया जी। राकेश सर, राकेश सर, सतनानी सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते बॉस, क्या हालचाल? बस सर आशीर्वाद सर, शिक्षक दिवस की फिर से एक बार आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। एक छोटा सा बस फीडबैक दे रहा हूँ कि एक कफिंग के लेवल पे कल एक पेशेंट आया था लेट नाइट, बंद नहीं हो रही थी, 3 दिन से कंटिन्यू खांस खांस के बहुत ड्राई कफ हो रहा था, और वही सिंथेसिस और WE का स्मेल कराया सर सेकंड का जी। तो क्लिनिक छोड़ने के पहले उसका पूरी कफिंग के जो रिकरेंट आ रहे थे उसको पूरा स्टॉप हो गया। वेरी गुड सर। कुछ भी नहीं किया और कोई दवाई नहीं दिया, मैंने कहा आप घर जाओ, जाके सो जाओ, कल बताना मुझे आया कि नहीं आया। जी, कुछ नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, 24 आवर्स हो गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। इसको बहुत हैवी भी। जी जी। मल्लिका मैम, मल्लिका मैम, मल्लिका मैम, हेलो। चलिए दोस्तों, आज हम यही रखते हैं। ओके।